ACL अगर टूट जाए कंप्लीट टीयर तो नॉर्मली क्यों नहीं हील होता है? सो बेटा बॉडी नॉर्मली तब हील करती है जब बॉडी टूटने के बाद पास पास पड़ी हो। चमड़ी काटी, छोटी चमड़ी काटी, पास पास में पड़ी है, अपना आप हील हो जाएगी। पर बहुत बड़ा कट लगा दिया मैंने, खतरनाक ही, तो चमड़ी दूर दूर रह गई, अपने आप कभी हील नहीं होगी, क्योंकि अपने आप पास नहीं आ सकती ना। सो डॉक्टर को टाँके मार के पास करेगा। किसी का हाथ काट दिया, कट गया हाथ, अपना आप जुड़ जाएगा क्या? नहीं जुड़ेगा। डॉक्टर क्या करेगा, हाथ को तुरंत बर्फ़ में डालो ताकि मरा नहीं टिश्यू, फटाफट चले जाओ अस्पताल। तो डॉक्टर क्या करेगा, हाथ को पास में लाएगा, हड्डी से हड्डी जोड़ेगा, नस से नस जोड़ेगा, नर्व से नर्व, आर्टरी से आर्टरी, वेन से वेन, मसल से मसल, चमड़ी से चमड़ी, सारी चीज़ें एंड टू एंड जोड़ेगा, तब जाके वो चीज़ चिपक जाएगी, राइट। सो ACL में क्या होता है कि जब ACL टूटता है ना, तो हमारे घुटने के अंदर बेटा क्या भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड, पानी जैसा स्ट्रक्चर। सो ACL टूट के नीचे गिर जाता है, समझे आप? ये टूटा यहाँ से और टूट के नीचे गिर गया ग्रेविटी से, इसलिए नहीं जुड़ पाता। पार्शियल टीयर अपना आप जुड़ जाता है बिना सर्जरी के। अब हमारे MRI वाले ऐसे ही हैं बेटा, पार्शियल टीयर हाई ग्रेड है लो ग्रेड है, उस पर डिपेंड करता है। हाई ग्रेड पार्शियल टीयर जनरली जितना भी लिखा होता है ना, वो सब कंप्लीट टीयर होते हैं। सो आप दोनों का कंप्लीट टीयर है, क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है। अगर आपकी यही MCL टूटता तो नीचे नहीं गिरता। MCL आपका अपना भी हील हो सकता है, LCL अपना भी हील हो सकता है। क्यों? वो टूट के नीचे नहीं गिरेगा, पानी नहीं है ना, ये जॉइंट के बाहर है। ACL PCL जॉइंट के अंदर है, वो पूरा टूटेगा तो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा तो उठाएगा कौन ऊपर? वो सिस्टम बॉडी के पास है नहीं, तो बॉडी अपने आप हील नहीं कर पाती। समझे आप क्यों नहीं हील कर पाती? ये रीज़न है। ग्रेड 1 टीयर है तो यस PRP हील कर देगा। ग्रेड 1 में वो चिपका हुआ ही रहता है, ऊपर बीच हल्का से उखड़ा हुआ होता है। तो जहाँ पे बॉडी ने चीज़ें, हड्डी टूटी, हड्डी टूट के वहीं पड़ी है, अपना हील हो जाएगी। हड्डी टूट के दूर दूर चली गई, फिर डॉक्टर को पास में लाना पड़ेगा प्लेट और जोड़ के। सो बिल्कुल क्लियर मामला है इसका कि बॉडी डेफिनेटली हील करती है ACL को, वो पास पास में होना चाहिए। नियर कंप्लीट ईयर में पास में नहीं रहता। सो सर्जरी ज़रूरी। अब सिम्टम्स क्या आते हैं ACL टीयर में? दूसरा, क्या नुकसान हो जाएगा अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो सिम्टम्स इसमें आएंगे, कोई दर्द नहीं होगा, चलते रहो नॉर्मली, बस लो कॉन्फिडेंस फील होगा कि जब भी आप कुछ भी करोगे तो आगे भागेगा। अब इससे एक नुकसान होगा नहीं, इससे कई सारे नुकसान हो जाएंगे। क्या क्या नुकसान होगा? पहला नुकसान होगा कि ऐसे करने से मेरे कार्टिलेज ख़राब होंगे, तो घुटना बुढ़ापे की तरफ चला जाएगा, बाद में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मेरे मेनिस्कस फट जाएंगे तो शॉकर चला जाएगा, तो घुटना अटकेगा, कटरेट रहेगा, वहाँ भी नी रिप्लेसमेंट आएगा। दूसरा, मेरे जो बाकी लिगामेंट है LCL MCL और PCL वो ढीले पड़ जाएंगे बेटा। 12 मैच से आ रहे हैं ना, ये ढीले पड़ जाएंगे तो सर्जरी बाद में कराएगा तो पेन भी रह जाएगा, आर्थराइटिस भी आ जाएगी, और ये ढीले ही पड़ जाएंगे, मज़ा भी नहीं आएगा, फिर भी घुटना हिलता रहेगा। अब एक और बड़ा नुकसान, दूसरे पैर का ACL टूट सकता है। वो क्यों टूट जाएगा? क्योंकि जब ये ACL टूटा सो हमारी ये ऊपर वाली तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई। दूसरा, हमने कुछ एक्टिविटीज़ अपना आप ही बंद कर दी। डर लगता है ना, एक पैर में इनएक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी बंद आती है, तो उससे बड़ा दूसरे पैर की ही मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लग गई। अब एक फुटबॉलर जिसको ACL इंजरी के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, वो क्या करता है उस इंजरी को बचाने के लिए? अपनी थाइस को मोटी रखता है, एक्सरसाइजेस। सो बेटा, आपकी थाई स्ट्रांग होगी तो ACL बचेगा। आपकी थाई दोनों ही वीक हो गई, जिसमें चोट लगी वो ज़्यादा वीक हो गई, दूसरी वाली भी थोड़ी वीक होगी क्योंकि हमने एक्सरसाइज बंद कर रखी है। सो दूसरे वाले का प्रोटेक्शन चला गया। अब आपको लगता है आपके साथ हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ तो रोज़ होता है। एवरीडे पीपल कम, एक पैर का ACL टूटा, इलाज नहीं कराया, दूसरे पैर का तोड़ा के लिए आएगी। एवरीडे सेम समझाता है, तो एक का टूटेगा, दूसरा टूट जाएगा भैया कुछ समय के बाद, करा लो। अब दोनों पैर का ACL टूटा हुआ है और जल्दी घिसेगा। अब बात करते हैं कि अब सर्जरी ज़रूरी है। अब सर्जरी होती कैसे है? सो बेटा, सर्जरी होने के लिए दोनों पैर का ACL टूटा हुआ है, सो सर्जरी कैसे होती है? तो नया बनाते हैं वो हैमस्ट्रिंग टेंडन से। किससे बनाते हैं? हैमस्ट्रिंग टेंडन से। एक निकाला है घुटने से, ये दो निकाले, ये दो पतले हैं बेटा, मजबूत नहीं है, तो डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, 4 फोल्ड। हाँ, जिस लेग में प्रॉब्लम उसी लेग से हैमस्ट्रिंग निकालते हैं। ये पतले निकलते हैं, इनको 4 गुना करते हैं, कोई लोग 5 गुना करता है, ऊपर बटन लगा लेता है। अब ये जो साइज़ है ना, अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब जो हैमस्ट्रिंग का साइज़ निकल गया वही निकल गया ना, उसको बड़ा घटा तो सकता नहीं मैं। ये साइज़ 8 mm से ऊपर मिलता नहीं बेटा, डबल ट्रिपल करने के बाद भी। ये 8 mm से कम की साइज़ का ACL बनाएंगे तो फ्यूचर में टूट जाएगा, चांसेस हाई होते हैं। ये कमज़ोर माना जाता है, कितना होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 10 mm के हाथ होता है 9, तो ACL बनना चाहिए 10 mm मिनिमम। अगर आपकी हाइट छोटी है तो 9 mm, 8 mm का ACL बनेगा तो टूटेगा। हैमस्ट्रिंग से 7, 8, 6 यही बनते हैं, इससे ऊपर बनना मुश्किल है। एक ऊपर छेद किया, एक नीचे छेद किया,
2 छेद किए, ये नॉर्मल रिमर से छेद हो रहे हैं, जितना मोटा टेंडन है उतना मतलब 7 या 8 का छेद किया। फिर हमने ग्राफ्ट डाल दिया, ऊपर बटन चला गया और नीचे बायो स्क्रू चला गया। अब बायो स्क्रू घुल जाएगा पर बटन नहीं खुलेगा, ये फाइबर्स नहीं खुलेंगे। अब ये बेटा पुरानी सर्जरी है, 20 साल पुरानी सर्जरी, ये कहीं भी विदेश में नहीं होती, किसी भी यूरोपियन कंट्री में। बहुत साल से नहीं थी, मेरे को 12 साल हो गए, मैंने नहीं करी आज तक। क्यों? क्योंकि पुराना हो गया। अब मैं नोकिया फ़ोन यूज़ नहीं करता ना, अब मैं मोटा कंप्यूटर लेके बैठा हूँ क्या तेरे पर, हमने पतला स्लिक लेके बैठा हूँ ना। सो डेवलपमेंट है ये, सो इसमें डेवलपमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा, पर धीरे धीरे डेवलपमेंट आने में टाइम लगता है इंडिया के अंदर सीखने में। सो ये पुरानी सर्जरी है, इसमें 1.5 महीने का रेस्ट है, बाहर ब्रेस लग जाएगा, वॉकर आ जाएगा, पैर बैंड नहीं कर पाएगा। फिर इसमें 6 महीने बाद रनिंग है, क्योंकि 6 महीने में मजबूत होगा। 6 महीने के दौरान अगर वो फिसल गया, गिर गया तो ये टूट जाएगा। दूसरा, हैमस्ट्रिंग टेंडन के टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा, हैमस्ट्रिंग टेंडन के खिंचने के चांसेस सबसे ज़्यादा फेलियर हैमस्ट्रिंग टेंडन करता है। 6 महीने बाद रनिंग के लायक होगा तो 6 महीने बाद चालू होगा लेट रिहैब, अलग अलग डायरेक्शन में भागना वगैरह, उसमें जब डेवलप होगी इसमें नर्व एंडिंग, तब जाके हम ठीक होंगे। सारा 9 महीने रिहैब करने के बाद तब फिर दूसरे पैर की बारी आ जाएगी। 1.5 साल तो बेटा दोनों पैरों में ही खेलता रह जाएगा, काम कब करेगा? आज अगर आपको कहीं भी जाना है तो फ्लाइट मिलती है ना, बैलगाड़ी तो नहीं है, तो इसमें भी फ्लाइट आ गई है, बुलेट ट्रेन आ गई है, ये सब चीज़ों में आई है। क्यों? उसका ग्राफ्ट कमज़ोर है, उसमें रेस्ट ज़्यादा है और उसमें फेलियर ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या क्या हो गया है इसलिए सर्जरी में आज तक का सारा। ये कोई एक स्टेप नहीं है, मैं सारे स्टेप एक साथ, जैसे आज हम बड़े कंप्यूटर से इधर आ गए तो एक बार में आए क्या, एक जनरेशन बदली ना, पर अब सारे जनरेशन समझाने का मतलब नहीं। मैं दोनों में डिफरेंस आता हूँ। अभी लेटेस्ट क्या, सबसे एडवांस, तो सबसे एडवांस अगर मुझे सर्जरी करनी है जो फेलियर रेट सबसे कम हो, बहुत जल्दी भी ठीक हो जाए, ताकि मैं दूसरे पैर में जल्दी ऑपरेट कर पाऊँ, तो मैं ग्राफ्ट लूँगा क्वाड्रिसेप्स का। ये सबसे मजबूत ACL के लिए, इससे ACL बनेगा, बहुत मजबूत बनेगा, हैमस्ट्रिंग से 2-3 गुना ज़्यादा। सो सबसे पहले हम जो चेंज करेंगे, हम क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट लेंगे। उसके लिए आता है बेटा क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर, ये प्लास्टिक का है। सो हर पेशेंट में नया खोलना पड़ता है, इसलिए महंगी आती है सर्जरी। ये इसमें एक ही मोटा निकलेगा ग्राफ्ट, डबल टिबल करने की ज़रूरत नहीं। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, ये उससे ज़्यादा होती है। क्यों? इसमें जैसा केमिकल कंपोजिशन है कोलेजन का, इसमें खिंचाव नहीं है। क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव नहीं है, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है। हमें चाहिए स्टिफ लिगामेंट, ये ज़्यादा स्टिफ है, तो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्टिफ। अगर खिंचाव वाला लिगामेंट हो तो लंबा पड़ जाएगा ना बेटा, इलास्टिक थोड़ी ना होता है, लिगामेंट स्टिफ होता है। ये हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा स्टिफ है और हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा मजबूत है। इसके जो बटन आते हैं उसका नाम फाइबर टैग है, एडवांस बटन आते हैं। एक ही कंपनी का बटन है क्वाड्रिसेप्स के इंडिया में, मेरे इंडिया में हाईएस्ट ACL नंबर्स हैं एडवांस सर्जरीज के। दूसरे बेटा वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा ना क्वाड्रिसेप्स ही होगा, अमेरिका, यूरोप, वहाँ हैमस्ट्रिंग नहीं करेंगे। और ये प्रिडिक्टेबल है। आपकी IT अगर 10 mm निकालूंगा ना, मैं अपेक्सली तो 10 निकालूंगा, मैं क्यों 7-8 में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, तो मैं मोटा निकालूंगा, छोटे चीरे में निकल जाएगा। अगर मैं क्वाड प्रो नहीं खोलूँगा तो मुझे बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा। सो हम दूरबीन से छोटे चीरे में क्वाड्रिसेप्स निकाल लेंगे, आपका ये निकल गया। अब मैंने टेंडन तो निकाल लिया मोटा, पर मैं छेद करूँगा पतला फ्लिप कटर से। पहले जितना बड़ा टेंडन था उतना बड़ा ही छेद हो रहा था स्क्रू में, स्क्रू मोटा था तो 8 mm का टेंडन, 8 mm का छेद। अब टेंडन आ गया 10 mm का, ज़्यादा मोटा, और छेद हो गया 3 mm का फ्लिप कटर से। अब हम देखते हैं एडवांस सर्जरी। ये होती है, हमारे नए तरह के बटन आते हैं, इसमें लॉकिंग होती है, 2 दाएँ खींचने बटन अपना आप टाइट होते हैं, एडजस्टेबल, और इतने सारे आते हैं क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, पटल टेंडन के। मैं यूज़ करूँगा क्वाड्रिसेप्स, मैं हैमस्ट्रिंग यूज़ करना बंद कर चुका। पहले मैं हैमस्ट्रिंग करता था, 2 साल से बंद कर दी। हैमस्ट्रिंग लंबे आते थे बेटा, तो टेंडन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं क्वाड्रिसेप्स के 2 बटन यूज़ करूँगा। फ्लिप कटर का मतलब ये है कि अंदर आके खोलेंगे, या अंदर आए, अंदर आके खोल गया, ये खुल गया। सो ऊपर भी फ्लिप कटर, नीचे भी फ्लिप कटर, ये खुल गया, तो हमें दर्द कम होगा फ्लिप कटर से, हड्डी मजबूत ज़्यादा रहेगी। इसके बाद मैं बटन लगाया और 2 दाएँ खींचे तो अपना टाइट हो रहा है। एडजस्टेबल सिस्टम, दोनों जगह एडजस्टेबल, ऊपर नीचे, फीमर में और टीवी में एडजस्टेबल सिस्टम। अब नीचे स्क्रू जा नहीं सकता, छेद छोटा, तो नीचे बटन लगा दिया, ये भी अपना टाइट हो गया। अब ये 1.5 महीने चिपकने में लगाएगा, इसीलिए 1.5 महीने का बाहर ब्रेस होगा। बाहर ब्रेस की ज़रूरत नहीं, अंदर ही ब्रेस बना देंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक फाइबर टेप और एंकर। ये 2 फाइबर टेप अकेले से ब्रेस नहीं लगता, फाइबर टेप को कोई यहाँ बटन पर गांठ बांध दो, ढीला पड़ जाता है बेटा। एंकर ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें लगी, इंटरनल ब्रेस बन गया। अब इंटरनल ब्रेस बन गया और बटन लग गया, इसका मतलब ये है कि मेरे घुटने में बेंडिंग पहले दिन से आ गई, जो कि स्क्रू सर्जरी में पॉसिबल नहीं थी। स्क्रू लगाने के बाद अगर मैं ऐसे करूं तो लिगामेंट ढीला हो जाएगा पहले दिन से स्क्रू, तो सर्जरी फेल हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे मोड़ते थे, 10 डिग्री, सेकेंड वीक 20 डिग्री, 30 डिग्री। जिस दिन वो पूरा मोड़ेगा उस दिन लिगामेंट में खिंचाव पड़ेगा, और लंबा हो गया तो हो गया, ज़िंदगी भर के लिए लंबा रहेगा। इस सर्जरी में बेनिफिट ये है क्योंकि इंटरनल ब्रेस लग गया और बटन लग गए, मैं सर्जरी के बाद ऐसे कई बार घुटना मोड़ के मेरे लिगामेंट को लंबा कर लेता कि जितना लंबा होना अभी हो जाए, अभी बाद में मत होना। ये स्टेप इसमें एडिशन है जो उसमें नहीं है। तो हमने क्या किया, सब कुछ फिक्स कर लिया, पूरा टाइट कर लिया। अब घुटना कई बार मोड़ेंगे, घुटना मोड़ने से लिगामेंट लंबा हो रहा है मेरा, लंबा कर लिया,
अब मैंने इसको वापस रीटाइट कर लिया, एडजस्टेबल सिस्टम है ऊपर भी और नीचे भी। सो ये पूरी तरह से लंबा हो गया और खींच भी गया। सो और फर्दर खींचने देता है, 2-3 बार कर लेते हैं, प्रोटेक्शन ही मिल गया। अब ये प्रोटेक्शन कितना बचाएगा, सो हम एक और वेबसाइट देख सकते हैं जिसका नाम है मैके क्लिनिक। पैट्रिक स्मिथ की रिसर्च है, अमेरिकन डॉक्टर की, 88% रिडक्शन मिलता है मुझे री इंजरी री रप्चर रेट में अगर मेरा इंटरनल ब्रेस लगाओ। कि अगर मैंने इंटरनल ब्रेस लगा लिया तो मुझे 88% तक ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी होती है, क्योंकि 6 महीने तक गिरने की किसी गारंटी नहीं है। कोई गिरा तो ये टूटा, पर इंटरनल ब्रेस रहेगा तो आपको बचा लेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज़ बहुत सारी दे रखी है ऑल ओवर वर्ल्ड। स्टडीज़ कैसे निकलती है कि 100 पेशेंट आपने इंटरनल ब्रेस के किए, 100 पेशेंट आपने नॉर्मल किए, 2 साल तक फॉलोअप किया, देखा बेटर रिजल्ट किस में है। सो दिस हैज़ 88% मोर सक्सेस रेट एवरीवेयर इन एवरी स्टडीज़। ये खुद आप चैट जीपीटी और गूगल पे सर्च कर सकते हो, कन्वेंशनल सर्जरी वर्सेस इंटरनल ब्रेस सर्जरी रिसर्च पेपर निकल जाएंगे बहुत सारे। क्वाड्रिसेप टेंडन ही मजबूत हो गया, यही मजबूत हो गया, आपको कोई ब्रेस नहीं लगेगा, बाहर कोई वॉकर नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आप चल सकता है बेटा पहले दिन से। तो 7 to 15 डेज में कारवार चला ले, घूम फिर, क्यों तुम्हें 1.5 महीने बेड पे रहना है। हम 1.5 महीने बाद दूसरे बेड की सर्जरी कर सकते हैं, इसमें 6 महीने बाद हो रही थी। तो 3 महीने में हमारी रनिंग आ जाती है सर्जरी में, इसमें 6 महीने, तो 50% में टाइम बचा लूँगा आप लोगों का। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और लिगामेंट टूटा हुआ जिसका नाम है ALL, वो ACL के साथ टूट जाता है बेटा हमेशा, ऑलवेज, वो होता है बाहर। अब मैक्सिमम डॉक्टर ये करते नहीं। अगर आप ACL का ALL नहीं करोगे तो क्या होगा, आगे पीछे तो नहीं भागेगा घुटना, ऐसे से घूमता रहेगा, रोटेशन स्टेबिलिटी। अब ऐसे से घूमता रहेगा तो आपके ACL ग्राफ्ट के टूटने के खतरे बढ़ जाएंगे। सो हर बड़ा सर्जन ALL तो करेगा ही करेगा ACL के साथ, क्योंकि उससे रिजल्ट सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाते हैं। गॉर्डन मैके बोल रहे हैं, वी नाउ रूटीनली कंबाइन दिस विद ALL इंटरनल ब्रेस फ्रैक्चर, हमेशा ACL के साथ कंबाइन ACL एंड ALL बेटर रिजल्ट देते हैं, री इंजरी कम करेंगे, रिकवरी बढ़ाएंगे। ये फिक्स है बेटा, ALL ये रहा। ये नया लिगामेंट है, बेल्जियन सर्जन ने ढूंढा था, तो इसलिए कम लोग करते हैं, पर ये करना चाहिए। तो कहीं भी बड़े सेटिंग में जाएगा, कहीं भी चला जाए, ये होगा ही होगा तेरा, अगर वो कोर सर्जन है ACL का। बाकी सब सर्जरी कर रहा है, कभी कभी ACL कर रहा है तो छोड़ देगा। बट इफ समबडी इज कोर इनटू ACL, कभी ACL मेरा फेल होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए तो मैं ये करूँगा ही करूँगा। ये आपको बिल्कुल वैसा कर देगा जैसे पहले था। अब उसको मैं फाइबर टेप से भी कर सकता हूँ, ये महंगा पड़ता है। तो इसको एक और तरीका होता है करने का, जिसको बोलते हैं LET, हम वैसे करेंगे टेंसर फेशियल आटा से, तो छोटा चीरा लगेगा और मैं नया बना दूंगा ये। इसमें मुझे एक ही एंकर की ज़रूरत पड़ेगी। अब LET के लिए जनरली बड़ा चीरा लगाते हैं लोग, बिकॉज मेरे को बहुत टाइम हो गया करते हुए, तो मैं छोटे चीरे में कर लेता हूँ, वो एक्सपर्टीज़ है। इतने चीज़ें करूँगा, सिर्फ एक एंकर लगेगा, यहाँ पर एक नया लिगामेंट बना देंगे। ये जो टेंसर फेशियल है तेरा IT बैंड से बनता है वो। ये एडवांस सर्जरी का फ़ायदा क्या है, जल्दी ठीक हो जाओ, डिप्रेशन पे नहीं आओ, टूटे नहीं, पेन कम हो। ये सब सर्जरी कराने के बाद क्या क्या चीज़ें कितने कितने दिन में आती है। सो अगर मेरा मेनिस्कस ठीक है, ये मेनिस्कस ठीक है, जब भी सर्जरी होती है तो हम ACL PCL कैसे हैं, दोनों मेनिस्कस कैसे हैं, कार्टिलेज कैसे हैं, सब लोग चेक कर लेते हैं। अगर मेरा मेनिस्कस टीयर है तो मुझे टाँके लगेंगे तो मुझे 3 वीक्स का वॉकर आएगा। अगर मेनिस्कस टीयर नहीं है तो मैं अगले दिन से बिना ब्रेस के चल सकता हूँ, पैर बैंड कर सकता हूँ। तो जर्नी ऐसे रहती है कि 15 दिन में मैं नॉर्मल चलने लग जाता हूँ, घूमने फिरने लग जाता हूँ। ठीक है, आप मेनिस्कस टीयर है तो आप 1.25 महीने में नॉर्मल घूमने फिरने लोगे। अगर मेनिस्कस टीयर नहीं है तो आप 15 दिन में नॉर्मल चलने फिरने लग जाओगे। पहले दिन से कोई ब्रेस नहीं रहेगा, कोई वॉकर नहीं रहेगा, नो ब्रेस नो वॉकर, बैंडिंग कंप्लीट, चलो। 15 डेज में नॉर्मल वॉकिंग आ जाती है। इसके अंदर 1 से 1.5 महीने में जॉगिंग आ जाती है हमारी, 1 से 1.5 महीने में स्क्वाट्स चालू हो जाते हैं, और हम 3 महीने में रनिंग कर पाते हैं। 3 महीने के बाद मेरा लेट रिहैब चालू हो जाती है, जंपिंग वंपिंग सब आ जाती है, तो 6 महीने में मैं स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ। ये है मेरा एक हाई एंड एथलीट का प्रोटोकॉल पूरा। इसमें जो स्क्वाट्स आ रहे हैं वो आपके 1 से 1.5 महीने में आ रहे हैं। अब सपोज अगर मैंने इसका रिपेयर हो गया, सो मैं 1 महीना सब में बढ़ा लूँ, तो 1 महीना लगभग मेरे को वॉकर आएगा, ब्रेस आएगा और घुटना कम बैंड हो, सो 1 महीना बढ़ा लेते हो। अब सर्जरी के बाद हम आपको रिहेबिलिटेशन चालू करेंगे आपका। आप कहीं भी रहते हो इंडिया के अंदर, हम हर वीक कॉल करेंगे बेटा, हर वीक एक्सरसाइज रहेंगे फ़ोन पे, बीच में रिहैब सेंटर बुलाते रहें। एक मेरा ग्रुप है ACL विनर फेसबुक है, वो ज्वाइन कर लो, उसमें अपने वीडियो डालते रहोगे तो मैं देखता रहूँगा सही चल रही है एक्सरसाइज, गलत चल रही है। सारे पेशेंट से आपस में बात कर सकते हो, सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद। सो कॉन्फिडेंस रहता है, ट्राइब है तुम्हारा। सो ठीक तब होता है जब हम सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें और आपको हर वीक मॉनिटर करें। अगर मैंने आपको मॉनिटर नहीं किया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी बेटा, रिहैब बहुत लंबा चलता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, पटेला माल ट्रैक करेगा, किसी घुटना जाम हो जाएगा, किसी घुटना सीधा नहीं हुआ, कोई कटकट बोलेगा। हम लोग हर वीक वीडियो कॉल करेंगे, आप कहीं भी रहते हो और एक्सरसाइज सिखाएंगे, वो जिम्मेदारी है आपकी कराना। Hi everyone, my name is Afahim. I'm a professional athlete. I got injured while doing kickboxing and training kickboxing. I sprained my knee, and for quite a while, like about 1.5 years, I went on with the injury. I had no idea that what is the injury, which caused me more problem
And at the end, which walking even got difficult for me, I decided to go for an MRI, and I got an MRI and realized I got to know that I have an ACL tear and meniscus tear. So with the research and known friends, surroundings, advice, I got to know about Dr. Manu Bora. So I contacted and got an appointment. I came on with my reports and all. Doctor got to know that it's a grade 3 ACL tear. So he decided for the ACL reconstruction as well with a meniscus tear. Like, I don't want to lie, I was quite scared because I was thinking that I'm an athlete. All my life is about the sport. It's all about the activity. It's all about what I do, what I love to do. So when I got to know that it's an ACL tear, and I asked few people around and all, and they were saying like, no, it's done. It's over now. Stop it. You can't train. Stop these exercises. Stop. I was crying and saying, I want to be able to jump again. I want to be able to do my activities. I was so afraid. I was so scared because I thought that it's the end. When I came to doctor and visited the doctor, the way he explained, the way he opened up everything, like with all the statues, all the model, all the things he has, and all the videos, everything so clearly. He took so much time. He cleared up everything. He answered all the questions, and he showed me how I actually have to keep on training and exercise to build up that new ACL, to strengthen up that new ACL. And it's not about me leaving the sport, but it's about me coming back stronger, getting back stronger and better than before, because I know how great I feel, and I know I will be back much sooner than expected. Thanks to you, thanks for your center, thanks to Dr. Manu Bora. I really appreciate his work, and he already is my hero.